प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं असदुल्ला खान हूँ। कनाडा में परदेश से देश तक का ये दूसरा प्रोग्राम है। अपने चंद इब्तदाई प्रोग्रामों में हमारी कोशिश ये है कि हम वहाँ पर मुकीम पाकिस्तानियों के मसाइल को समझ पाएँ और उस पर सैर हासिल गुफ्तगू कर लें, ताकि वहाँ पर मुकीम पाकिस्तानियों को इस बात का इदराक हो जाए कि हम उनके मसाइल को समझते हैं और उनके मसाइल को की आवाज़ को हम आगे पहुँचाने के लिए, हुकाम बाला तक पहुँचाने के लिए या वो अरबाब इख्तियार जिन्हें कहा जाता है उन तक पहुँचाने के लिए हम एक कोशिश कर रहे हैं। तो यही एतमाद हम अपने इब्तदाई प्रोग्रामों में उन ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को देना चाह रहे हैं जिनके कुछ ना कुछ मसाइल ज़रूर हैं। अपने पहले प्रोग्राम में भी हमने कुछ इश्यूज़ पर बात की थी और जानने की कोशिश की थी कि वहाँ पर मुकीम पाकिस्तानियों के इश्यूज़ क्या हैं, और आज के प्रोग्राम में भी हम उसी सिलसिले को कंटिन्यू रखेंगे और देखेंगे, कुछ और इश्यूज़ के बारे में जानेंगे कि किस नौइयत के प्रॉब्लम्स हैं। और फिर आइंदा दिनों में आने वाले प्रोग्राम्स में हम चाहेंगे कि अगर कुछ पाकिस्तानी अपने स्पेसिफिक इश्यूज़ को भी डिस्कस करना चाहते हैं और कोई एक पाकिस्तानी भी अपने किसी एक स्पेसिफिक इशू को डिस्कस करना चाहता है तो वो हमारे प्लेटफॉर्म को यूज़ कर सकता है, हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बन सकता है। हम उसकी आवाज़ और उसके ख़ास मसले को अरबाब इख्तियार तक पहुँचाने की कोशिश कर सकते हैं। और जाहिर है अगर किसी एक शख्स का कोई एक मसला है तो मिलते जुलते मसाइल दीगर पाकिस्तानियों के या ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के भी होते हैं और बाकियों को भी उससे रहनुमाई मिल जाती है। तो हमारे प्रोग्राम का फॉर्मेट आइंदा दिनों में भी ये रहेगा कि अगर आपका कोई ख़ास मसला है, कोई ख़ास इशू है, तो आप हमसे रब्ता कर सकते हैं और हम आपको आपकी आवाज़ को उठाने के लिए आपको रिस्पॉन्ड करेंगे और एक ज़रिया बनेंगे। आज जैसा कि मैंने कहा कि अपने दूसरे प्रोग्राम में भी हम पाकिस्तानियों के मसाइल को जानने की कोशिश को आगे लेकर चलेंगे। और इस हिस्से में जो आज मेरे साथ मेहमान मौजूद हैं उनका तारुफ मैं सबसे पहले करवाता हूँ। उवैस इकबाल साहब मेरे साथ मौजूद हैं। आप एनालिस्ट हैं, सोशल वर्कर हैं, ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं। उवैस इकबाल साहब बहुत शुक्रिया, आपको प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद कहते हैं। वकास गोंदल साहब मेरे साथ मौजूद हैं, सदर गोंदल ब्रदर्स ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं। आप भी वकास गोंदल साहब बहुत शुक्रिया। और सलमा जाहिद साहब हमारे साथ मौजूद है, मेंबर ऑफ कैनेडियन पार्लियामेंट। आप भी ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं। सलमा जाहिद साहब बहुत शुक्रिया। मैं सलमा साहब आपसे शुरू करना चाहूँगा और आपसे ये जानना चाहूँगा कि आपके पास क्या लिस्ट है पाकिस्तानियों के इश्यूज़ की। ज़ाहिर है जब आप इलेक्शन लड़ते हैं आपके कुछ टारगेट्स होते हैं, आपने कुछ लोगों के इश्यूज़ को एड्रेस भी करना होता है, फिर आपको लोग अपनी आवाज़ समझते हैं तो अपने इश्यूज़ आप तक पहुँचाते भी हैं। आपके ख्याल में क्या मेजर इश्यूज़ हैं पाकिस्तानियों के जिनको वो चाहते हैं कि रिजॉल्व किया जाए? अस्सलाम वालेकुम जी, बहुत बहुत शुक्रिया आज के इस प्रोग्राम का। और ये जो इश्यूज हैं ओवरसीज पाकिस्तानीज के उनको रेस करने का, क्योंकि आई थिंक ये बहुत ज़रूरी है कि भाई इधर कनाडा में भी और पाकिस्तान में भी लोगों को इस बात की आगाही हो, क्योंकि बहुत से ऐसे लोग हैं जो पाकिस्तान में सोच रहे हैं कि जी कहीं माइग्रेशन करें, तो उनको पता होना चाहिए कि जी व्हाट दे आर ऑप्टिंग फॉर, क्या इश्यूज हैं और उनको किस तरह हम रिजॉल्व कर सकते हैं। तो मैं खुद जी कनाडा में 1999 में आई थी और हम लोगों ने उन सब इश्यूज को फेस किया है कि एज अ न्यू इमिग्रेंट जो फेस करते हैं। लेकिन जो सबसे बड़ी बात जो सुनने में आती है वो ये है कि भाई जब यहाँ पे लोग पाकिस्तान से आते हैं और वो जॉब मार्केट में जाते हैं, बिकॉज इन ऑर्डर टू सस्टेन एवरीवन नीड्स अ गुड जॉब, तो उसमें ये इशू होता है कि जी कैनेडियन एक्सपीरियंस उनके पास नहीं है, जिसकी वजह से हमारे काफी लोग अपनी फील्ड छोड़ के दूसरी फील्ड में काम के लिए चले जाते हैं। तो उसमें ये जरूरी है कि भाई हम लोगों की आगाही करें कि भाई अगर आके इधर इफ दे आर इन अ पोजीशन, वो अपने आप को या तो कनाडा में थोड़ा बहुत अपग्रेड कर लें, थोड़ा सा एजुकेशन का कर लें, लेकिन हर एक के हालात नहीं होते। एवरीवन वांट्स टू कम एंड स्टार्ट अ लिविंग अगर उन्होंने अपनी फैमिली को सपोर्ट करना है। तो ये एक जो है ना सबसे बड़ा इशू जो है, क्योंकि इंटीग्रेशन के लिए एक आपको जॉब इज अ नेसेसिटी। सबसे बड़ा इशू आपके ख्याल में ये है। और जाहिर है उसमें वकास गोंदल साहब मसला अब ये होता है कि हर एक की एक एक्सपेक्टेशन होती है, एक ड्रीम होता है, एक उसने अपनी माइंड मेकिंग ऑलरेडी की होती है कि मैं जब वहाँ पर जाऊँगा तो मैं ये करूँगा, और बाज़ औक़ात उसकी जब वो एक्सपेक्टेशन पूरी नहीं हो रही होती है तो जाहिर है उसको प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। तो ये आपके ख्याल में वहाँ पर पाकिस्तानियों को सरवाइव करने के लिए और सस्टेन करने के लिए अपने या मीट करने के लिए अपने जो टारगेट्स हैं उसके लिए प्रॉब्लम फेस करना पड़ती है? जी बिल्कुल। देखिए कनाडा को
जैसा कि लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज भी कहा जाता है। तो जैसे आपने एक्सपेक्टेशंस की बात की, तो एक्सपेक्टेशंस जो है वो थोड़ी हाई होती हैं जो न्यू इमिग्रेंट्स जब लैंड करते हैं। तो उनको होता है कि अगर हम पाकिस्तान जैसे मुल्क में बहुत कुछ कर सकते हैं और वहां से हम यहाँ पहुंच गए हैं तो यहाँ तो हम बहुत ज्यादा अचीव कर सकेंगे। लेकिन यहाँ के मसाइल, जैसे सलमा जाहिद साहबा ने कहा कि यहाँ के मसाइल थोड़े डिफरेंट है। जब आप यहाँ आते हैं तो आपकी डिग्रीज जो है उनको आपने रिव्यू करना है, उनको आपने अपग्रेड करना है, आपको कैनेडियन एक्सपीरियंस चाहिए। तो ये ऐसा एक सर्कल है कि जिसमें जो न्यू इमिग्रेंट जब फंसते हैं तो उनको ये जैसे उन्होंने कहा कि माश की जो फिक्र है वो इतनी तेजी से उनको लगी रहती है कि उनको आप नई चीजें एक्सप्लोर करने में और अपने टारगेट्स हैं वो अचीव करने में काफी परेशानी रहती है। तो इस तरह ये प्रॉब्लम्स जो है ये स्टेज बाय स्टेज चेंज होते रहते हैं। जैसे शुरू में वो आए तो उन्हें जॉब के मसाइल हैं, उसके बाद जब आए तो उनके बच्चों के स्टडीज के मसाइल हैं, उसके बाद जब थोड़े वो बुजुर्ग हो जाते हैं, अब क्योंकि हम यहाँ पे काफी अरसे से, हमारी कई दहाइयों से पाकिस्तानी आबाद है, तो अब हमारे आगे बुजुर्गों के जो मसाइल है उनके सोशल इश्यूज जो है वो शुरू हो रहे हैं। क्योंकि यहाँ पे एक तो वेदर ऐसा है, दूसरा लोग दूर दूर रहते हैं, ऐसे हमारे कोई नेबरहुड नहीं बने हुए जहाँ पे बुजुर्ग बाहर निकले और अपने जो अपनी एज के जो लोग हैं उनके साथ बैठ के सोशलाइज कर सकें। तो ये एक बहुत बड़ा मसला अब देखने में आ रहा है कि जो बुजुर्गों के सोशल इश्यूज हैं तो वो भी एक हमारी कम्युनिटी का इशू बनते जा रहे हैं। सही है। अच्छा वैसा मुझे एक चीज़ बताइए, अब मैं स्पेसिफिक कुछ क्वेश्चंस रखना चाहूँगा आप सबके सामने और आपसे आगाज़ करता हूँ। मुझे ये बताइए कि वो पाकिस्तानी बैंक्स जिनके कनाडा में नोस्ट्रो अकाउंट्स नहीं हैं, उस सिलसिले में ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को किस किस तरह की मुश्किलात फेस करना पड़ती हैं? देखिए, ये हमेशा से एक अहम मसला है कि लोगों को जब यहाँ पे हम आ गए तो कुछ लोग ऐसे हैं, बहुत लिमिटेड हैं कि जिनकी पूरी फैमिलीज यहाँ पर रहती हैं, लेकिन अभी भी मेजॉरिटी जो पाकिस्तानी आबाद हैं कनाडा में, उनके रिलेटिव्स पाकिस्तान में मौजूद है। तो सबसे अहम मसला होता है उनकी माली इमदाद का, या किसी की इन्वेस्टमेंट है वो पैसे वहाँ भेजना। तो ये बड़ा चैलेंजिंग है और वकास साहब यहाँ मौजूद है, इस पर वो थोड़ा और तफसील से बात करेंगे। लेकिन एज ए आम पाकिस्तानी के हवाले से बात की है तो हमारे पास जो ऑप्शन है वो बड़े लिमिटेड हैं और हमें ये जो मनी एक्सचेंज है इनका सहारा लेना पड़ता है। फिर दीगर और मसाइल आते हैं। मिसाल के तौर पे अगर पाकिस्तान में मेरा अकाउंट मौजूद नहीं है तो मैं अपने रिश्तेदारों के अकाउंट में पैसे भेजूंगा दीगर मामलात को हल करने के लिए, लेकिन वहां से एक नया चैलेंज निकल पड़ता है कि 2-3 साल गुजरते हैं तो FBI वाले रिश्तेदार के पीछे आ जाते हैं कि आपके अकाउंट में 10-20 लाख रुपए आए हुए इतने अरसे से, तो अब हम आपकी फाइल खोलेंगे। अब वो 1-2 लाख रुपए देके उनको जान छोड़ती है रिश्वत कि भाई कहीं हमारी फाइलें ना खोल दें। तो इस तरह के अजीब अजीब किस्म के मसाइल हैं जिस पर मैं समझता हूँ कि वकास साहब थोड़ा और तफसील से बात करेंगे। अच्छा, मैं चलिए वकास साहब के सामने सवाल रख देता हूँ। वकास साहब, ये इसी पर्सपेक्टिव में एक और चीज़ मेरे जहन में आई और वो FATF का मामला है। अब सिर्फ ये पाकिस्तान ही नहीं है जो ग्रे लिस्ट में होने की वजह से स्पेशल कुछ इकदाम कर रहा है, बल्कि पूरी दुनिया एक नए चैलेंजेस का पूरी दुनिया को सामना है और अब हर मुल्क अपने अपने तौर पर नए कानून मुतारिफ करा रहा है और मनी लॉन्ड्रिंग के हवाले से कानून को सख्त कर रहा है। अब ऐसे में तो ये जो तरसीलात ज़र का मामला है या रकूम की तरसील का मामला है, ये तो बहुत स्मूथ होना चाहिए और बैंकिंग सेक्टर को इसमें बड़ा विजिलेंट, बड़ा एक्टिव होना चाहिए ताकि बाकी चीज़ों को जो है वो ऑप्शन में ही ना रखें लोग। तो आप नहीं समझते कि ये ख़ास तौर पर इस पर्सपेक्टिव में कि जो पाकिस्तान भी FATF को फेस कर रहा है और कई कंट्रीज़ को भी चैलेंजेस हैं, तो यहाँ पर तो ज़्यादा एक्टिव रोल प्ले करना चाहिए बैंकिंग सेक्टर को? जी असदुल्ला खान साहब, आपने बिल्कुल सही कहा, लेकिन मैं एक चीज बताता चलूं जो कि बहुत कम लोग समझते हैं। हमारा जो देखिए, जो FATF में ग्रे लिस्ट में होने का जो टैक्स इश्यूज और जो मनी लॉन्ड्रिंग के इश्यूज हैं वो तो एक अलग केस है। जो हमारी इंटरनल डेट्स हैं वो एक अलग इशू है। लेकिन जहां तक रेमिटेंसेस का मामला है, पाकिस्तान के पास दुनिया का बेहतरीन सिस्टम है जो कि रेमिटेंसेस पे आउट करता है। लेकिन प्रॉब्लम सिर्फ ये है कि हमारा केस प्रेजेंट करने वाला कोई नहीं है। हमारी जो जिस तरह से हमारे बैंक जो है इनवर्ड रेमिटेंस को एंटरटेन करते हैं, केटर करते हैं और जो कंप्लायंस वो करते हैं, आप यकीन माने कनाडा में भी वो कंप्लायंस नहीं होती है। हमारा क्योंकि ये बिजनेस है, हम यहाँ पे इनवर्ड और आउटवर्ड दोनों रेमिटेंस करते हैं और पाकिस्तान में हम सिर्फ इनवर्ड रेमिटेंस करते हैं। तो यहाँ पे बहुत आसान है किसी भी फिक्टिशियस ID से पेमेंट रिसीव करना और यहाँ पे बहुत आसान है आप मल्टीपल पेमेंट रिसीव करना। लेकिन पाकिस्तान में ऐसा नहीं है। पाकिस्तान में ईच एंड एवरी रेमिटेंस का ट्रैक होता है जो कि सेंट्रलाइज्ड स्टेट बैंक का जो PRI पाकिस्तान रेमिटेंस इनिशिएटिव डिपार्टमेंट है उसके पास पूरा रिकॉर्ड होता है, पूरी रिपोर्टिंग होती है तमाम बैंक की। उसमें लेयरिंग पकड़ी जा सकती है, उसमें स्ट्रक्चरिंग पकड़ी जा सकती है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि ये केस हमारा प्रेजेंट होना चाहिए दुनिया की मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशंस को कि हमारा रेमिटेंस सिस्टम, कम से कम हमारी जो रेमिटेंस इंडस्ट्री है उसको वो स्मूथ रहे। जो आम एक इमिग्रेंट है जिसने पाकिस्तान पैसे भेजने हैं उसको ये प्रॉब्लम ना है। बाकी FATF में और भी बहुत सारे ग्रे लिस्ट में और भी बहुत सारे कंट्रीज हैं
जो अपने अपने तौर पे इकदाम कर रहे हैं और पाकिस्तान भी कर रहा है। लेकिन जो रेमिटेंस का जहां तक मामला है उसमें स्टेट बैंक को चाहिए, और मैं सलमा जाहिद साहबा की मौजूदगी से ये उनके गोशगुजार भी करना चाहूंगा कि हमारे बैंकों के अकाउंट्स बंद करने से प्रॉब्लम जो है फर्दर बढ़ेगी, कम नहीं होगी, कनाडा के लिए भी और पाकिस्तान के लिए भी। क्योंकि जब आप बैंकों के अकाउंट बंद करते हैं तो लीगलाइज चैनल जो है वो थोड़े सारे वहां से लोग अवॉइड करते हैं, वहां से भेज नहीं सकते, तो फिर ये पैसा जो है अंडर द टेबल हवाला और हुंडी जैसी चीजों के थ्रू जाना शुरू हो जाता है, जिसका कोई रिकॉर्ड नहीं है, जिसकी वजह से कनाडा में भी जिसको पेमेंट मिल रही है उसका भी कोई रिकॉर्ड नहीं है, और कनाडा से जो बाहर पेमेंट जा रही है उसका भी कोई रिकॉर्ड नहीं है। तो कनाडा में हमारी इनकी सलमा जाहिद साहब की मौजूदगी से फायदा उठाते हुए इनके कुछ सुधार किया जाना चाहिए कि आप भी प्लीज हकाम बाला तक ये बात पहुंचाएं कि पाकिस्तानी बैंक के अकाउंट बंद करने से दोनों ममालिक का नुकसान। बिल्कुल सही है। मैं चाहूँगा कि सलमा साहिबा इसको ज़रूर रिस्पॉन्ड करें। मैं एक छोटा सा ब्रेक ले लूँ, अगर ब्रेक वापस आते हैं तो फिर सलमा साहिबा इसको रिस्पॉन्ड कर देंगी एक छोटे से ब्रेक के बाद। दोबारा आपको खुशामदीद कहते हैं। वकास गोंदल साहब बात कर रहे थे ब्रेक पर जाने से पहले, और वो कह रहे थे कि हमारा केस को प्रेजेंट करने वाला नहीं है, और अगर आप बैंक अकाउंट्स को इस तरह से बंद करते जाएंगे तो इससे मसला हल नहीं होगा, बढ़ जाएगा। सलमा जाहिद साहबा, आप कैसे रिस्पॉन्ड करेंगी इस इशू को जो वकास गोंदल साहब ने उठाया? नहीं, इट्स अ गुड इशू टू बी रेज्ड, और आई थिंक मैंने इनकी बात को इंशाल्लाह ताला हम ऊपर पहुंचाएंगे और देखेंगे जी व्हाट कैन वी डू, हाउ कैन वी वर्क टुगेदर। अभी इस वक्त जो है हबीब कैनेडियन के थ्रू काफी ट्रांजैक्शंस होती हैं। ये जो डायरेक्ट स्टूडेंट स्ट्रीम भी जो शुरू हुई है उसमें भी हबीब कैनेडियन बैंक को इस्तेमाल किया जा रहा है। तो वी कैन डेफिनेटली टेक दिस इशू अप एंड सी कि भाई व्हाट कैन वी डू टू मेक श्योर कि भाई पाकिस्तानी लाइक यहाँ से भी और पाकिस्तान से भी ये जो रेमिटेंस का इशू है इसको हम रिजॉल्व कर। सही है। अच्छा, एक और चीज़ मैं चाहूँगा वैसे साहब से शुरू करूँ और फिर सलमा साहिबा पे भी मैं सवाल करना चाहूँगा। पाकिस्तान में बहुत सारे लोग जो बैरून मुल्क मुकीम है, ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़, वो अपनी जो अपनी सेविंग्स हैं उसको पाकिस्तान में रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। अगरचे बहुत से लोगों का उसमें तजर्बा अच्छा नहीं भी रहता, पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली ये मसाइल भी हैं जो हम आए रोज़ देखते रहते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी उनकी कोशिश होती है कि अपनी सेविंग्स को पाकिस्तान में रियल एस्टेट सेक्टर में इन्वेस्ट करें। आपके ख्याल में वो ऐसा क्यों करना चाहते हैं, और इस ऑप्शन को अपनी जो अवलीन तरजीहात है उसमें उसकी फहरिस्त में टॉप पे क्यों रखते हैं आपके ख्याल में? जी देखिए, उसकी मैं समझता हूँ कि दो रीज़न है। जब हम यहाँ दोस्तों से और फैमिली से मिलके बात करते हैं तो सबसे पहले जो अपने मुल्क की एक मोहब्बत और एक प्यार है, हर कोई चाहता है, बल्कि उनको पता है कि उन्होंने रहना इधर ही है कनाडा में, अपने बच्चों को यहाँ पाल रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, लेकिन वो अभी भी चाहते हैं कि पाकिस्तान में कोई ना कोई एक घर उनका मौजूद हो, चाहे वो वहाँ पे रहें या ना रहें। तो एक तो उस हवाले से वो इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं कि अपना एक घर बना लें। अगर किसी के पास घर मौजूद है तो फिर यहाँ कनाडा में या दीगर जो बाहर के ममालिक है वहाँ पे कोई छोटी प्रॉपर्टी भी लेना यहाँ पे बहुत करोड़ों की कहानी है। यानी कोई छोटा भी मकान आजकल कनाडा में आप देखें तो 5 लाख 6 लाख डॉलर जो है वो आम सी रकम है। तो 5-6 करोड़ रुपए हर पाकिस्तानी के पास बासानी यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। लेकिन अगर आप देखें पाकिस्तान में मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स के अंदर आज भी जो है 50 लाख 70 लाख 80 लाख करोड़ के अंदर जो है वो कुछ ना कुछ आपको हासिल हो जाता है। ऐसे इंटरेस्ट रहता है कि वहां पे किस्तों में 3-4 साल में कोई प्रॉपर्टी बना ले, कल को पैसे का फायदा दे जाए, या वहां पे कोई मकान बना ले। सही है। अच्छा वैसा, लेकिन इसमें एक मसला होता है, और मैं ये सवाल सलमा साहिबा के सामने रखता हूँ। मसला इसमें ये होता है कि पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के बैरून मुल्क मुकीम होने की बात का फ़ायदा उठाते हुए यहाँ लैंड ग्रैबिंग के इशूज़ हैं, कुछ और इशूज़ भी हैं, जिसकी वजह से लोग इन्वेस्ट करते हुए डरते भी हैं। अगरचे पाकिस्तानी हुकूमत इन लॉज को सख्त करने की कोशिश कर रही है, अपने अपने तौर पर इदारों को मुतहरिक कर रही है, कोर्ट्स में सिस्टम को बेहतर करने की कोशिश कर रही है, लेकिन स्टिल प्रॉब्लम्स हैं। मेरा सवाल आपसे यह है कि पाकिस्तान और कनाडा में मुकीम लोग, यानी आप लोग जो बासर लोग हैं, जो आप जैसे कैनेडियन पार्लियामेंट की मेंबर हैं, आप इन इश्यूज़ को रिजॉल्व करने के लिए हुकूमत पाकिस्तान के मिल के साथ कोलैबोरेशन से कैसे काम कर सकते हैं कि इसको ज़्यादा इफेक्टिव बनाया जाए और ज़्यादा यकीनी बनाया जाए कि ये पाकिस्तान में जो लोगों की इन्वेस्टमेंट्स हैं वो सेफ रहें? देखिए, इसमें जो है ना वो तो एक बेशक कैनेडियन वहाँ खरीदें या पाकिस्तानी खरीदें, इश्यूज अगर जिस तरह फर्ज करें आप अपनी प्रॉपर्टी खरीद के किराए पे देते हैं, वो इवन वहाँ के रहने वालों को भी इश्यूज होते हैं। मेरे अपने पेरेंट्स का वहाँ पे घर है, मेरे 2 भाई माशाल्लाह से पाकिस्तान में हमने रेंट पे दिया था, इश्यूज होते हैं उस चीज़ों के। उसमें ये है कि भाई जब हम लोग यहाँ से इन्वेस्टमेंट करते हैं, एक तो ये है कि भाई हमारा ये होता है कि चलो ठीक है
हमारे रिश्तेदार पाकिस्तान में रहते हैं, हमें कभी जाएं, कभी महीना रहना है, चलो एक अपनी बेस हो। दूसरा ये होता है कईयों का ये है कि जी सारी फैमिलीज इधर आ गई हैं, तो वो कहते हैं कि जी एक अपनी बेस बना लें, नाता जुड़ा रहे पाकिस्तान से। जाएं। जी, रास्ता जुड़ा रहे, और फिर बच्चों के लिए भी जरूरी है कि भाई हम उनको लेकर जाएं, कि उनको पता हो कि भाई हाँ ये हमारा जो है ना, हमारी रूट्स यहाँ पे हैं, हमारे ग्रैंड पेरेंट्स की वो उधर दफन है, लाइक एक रूट का और उनका कि भाई हमारा ओरिजिन क्या है, उनका उसको एहसास रहे। इसलिए काफी लोग करते हैं इन्वेस्टमेंट। तो उसमें जो इश्यूज आ सकते हैं वो तो देखिए दोनों के लिए है। लैंड ग्रैबिंग का इश्यूज वहाँ के लोकल रहने वालों को भी है। हाँ, लेकिन ओवरसीज पाकिस्तानियों को ज्यादा है थोड़ा, हमारे मेरी ऑब्जर्वेशन के मुताबिक। नॉट फिजिकली, देखिए दे आर नॉट फिजिकली प्रेजेंट। एग्जैक्टली, अगर दैट इज द रीजन। देखिए अगर इश्यूज उन लोगों को हो रहे हैं जो फिजिकली प्रेजेंट हैं, तो जो फिजिकली प्रेजेंट नहीं है उनको तो नेचुरली ज्यादा इश्यूज होंगे। बिकॉज यू आर अवे। अब हम यहाँ से छुट्टी लेके क्या 2 हफ्ते 3 हफ्ते के लिए जाते हैं, वो जो उस तरह के अगर कोई इश्यूज हो जाते हैं तो वो तो साल हर साल रिजॉल्व नहीं होते जी। तो इसमें मेरा बुनियादी सवाल ये था कि क्या आप हुकूमत पाकिस्तान के साथ लाइजोनिंग कर सकते हैं, कोई ऐसा कोलैबोरेशन के साथ कोई चीज़ बना सकते हैं कि बेहतर तरीके से इस मसले को डील किया जा सके? देखिए इसमें जो है वो जो प्रॉपर्टी वगैरह की जो वहाँ पे खरीदो फरोख्त है, उसमें रूल्स आर द सेम वेदर यू आर अ लोकल रेजिडेंट और यू आर आप कहीं बाहर से जाके वहाँ प्रॉपर्टी खरीदते हैं जी। तो जो इश्यूज वहाँ के हैं वो तो लोकल और ओवरसीज दोनों के लिए एक जैसे हैं। सही है, लेकिन बिल्कुल ठीक, ये बात तो सही की आपने। लेकिन वकास साहब, मेरा बुनियादी सवाल ये था कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी ज़ाहिर है एक उनको गवर्नमेंट इनवाइट करती है कि आप आइए पाकिस्तान में इन्वेस्ट कीजिए, रेमिटेंसेस लेकर आइए, आप पैसे को पाकिस्तान में रखिए, यहाँ पर अपनी इन्वेस्टमेंट कीजिए। तो चूँकि पाकिस्तान में गवर्नमेंट इन्वाइट करती है ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को, तो जाहिर है वो उनको ज़्यादा प्रोटेक्शन भी देना चाहती है। इश्यूज़ तो सेम हैं, कानून भी सेम है, प्रॉपर्टी ख़रीदने का कानून सेम है, लेकिन उसके बाद गवर्नमेंट इन लाइंस पर काफ़ी संजीदगी से सोच रही है कि ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए जैसे खुसूसी इदारों का क़याम आ गया अमल में, या ओवरसीज़ कमीशन जो है वो बना दिए गए, और बाज़ औक़ात वन विंडो ऑपरेशन उनके लिए जनरेट करने की कोशिश की गई, तो उनको ज़्यादा प्रिविलेज देने की कोशिश की जाती है यहाँ पर पाकिस्तान में। जी देखिए, ये बातें की तो जाती हैं, देखने में प्रैक्टिकली ऑन ग्राउंड ये नजर नहीं आती हैं। मसाइल ये है कि देखें, अगर कोई ओवरसीज पाकिस्तानी है तो उसकी मजबूरी है कि वो बेचारा 1 महीने से ज्यादा वहाँ जाके रह भी नहीं सकता, क्योंकि यहाँ पीछे उसकी जॉब की इश्यूज हैं, यहाँ उसके मसाइल हैं, यहाँ के मॉर्गेजेस चल रही हैं, अखराजात चल रहे हैं। तो पाकिस्तान में जो लैंड ग्रैबर्स हैं उन्हें भी इस बात का पता था कि ये यहाँ ज्यादातर केस इसने वापस जाने ही जाना, ठीक है, तो इस चीज का भी वो फायदा उठाते हैं। दूसरा, गवर्नमेंट कहती तो बहुत है, लेकिन एक सिंपल सा कानून पास करने में कितनी देर लगती है कि अगर कोई ओवरसीज पाकिस्तानी है, उसने यहाँ पे इन्वेस्टमेंट की है, उसकी प्रॉपर्टी खाली करवानी है, कोई टेनेंट बैठ गया है कब्जा करके, तो उसको विद इन 3 मंथ्स रिजॉल्व किया जाए। इसको पास करने में कोई ज्यादा टाइम नहीं लगती, और ना ही ये कोई बड़ी बात है कि आप इतना तो हमारे लिए करते हैं, क्योंकि देखें आज की डेट में तो यहाँ पे हम लोग मौजूद हैं, हम यहाँ रह रहे हैं, हमारे कुछ ना कुछ रिश्तेदार पाकिस्तान में, और हमारा शौक है, हमारा इंटरेस्ट है कि हम पाकिस्तान जा रहे हैं। लेकिन अगर हमारे हकूक इस तरह से प्रोटेक्ट नहीं किए जाएंगे तो स्लोली ग्रेजुअली हमारी अगली जनरेशन जो है ये इंटरेस्ट छोड़ देगी, और एक बहुत बड़ा चंक जो रेमिटेंसेस की सूरत में पाकिस्तान गवर्नमेंट को मिलता है, ऑलमोस्ट $20 बिलियन प्लस जो मिलते हैं, वो आहिस्ता आहिस्ता खत्म होते जाएंगे। अच्छा, वैसे वकास साहब, मैंने देखा है ऐसे लोगों को, मैं जानता हूँ कि जो कनाडा से पाकिस्तान आए, यहाँ पर आकर उन्होंने अपना बिजनेस सेटअप करने की कोशिश की, लेकिन उन्हें पता चला कि यहाँ सिस्टम में इतने लकूनाज हैं और इतने चैलेंजेस हैं कि 1-2 साल के बाद वो मुतनफ़र हो गए और फिर सोचने लगे कि हमें वापस वहीं चले जाना चाहिए, इस सिस्टम के साथ शायद हम नहीं चल सकते, मिसफिट हैं, क्योंकि हम 25-30 साल उस सिस्टम के साथ रहकर आ गए हैं। तो यहाँ पर वो जिसको हम कहते हैं एडजस्ट नहीं कर पाते। सर, एडजस्ट ना कर पाने की 2 वजूहात हैं। एक तो यह है कि 20-25 साल कनाडा रहने के बाद यहाँ पे इतना स्मूथ सिस्टम है, हर चीज कायदे कानून के मुताबिक होती है, तो वाकई आपने जैसे कहा, एक तो बंदा मिसफिट हो जाता है। दूसरा, जब वो वहां पे बैठे होते हैं तो वो हर वक्त उसको कनाडा से कंपेयर कर रहे होते हैं, लेकिन ये भूल जाते हैं कि भाई कनाडा में जो आप टैक्सेस पे करते हैं, जो एक तरीकाकार है, उसके थ्रू आप चल रहे होते हैं। अगर आप वो पाकिस्तान में वो आप टैक्सेस कम है निस्बत पाकिस्तान कनाडा के, तो अगर आप कुछ एडवांटेजेस लेना चाह रहे हैं तो कुछ उसके डिसएडवांटेजेस भी होंगे। ये पूरा पैकेज डील होगी। ऐसा नहीं होगा कि आप टैक्सेस की बचत करें, आप दूसरे मसाइल की चीजों की बचत करें, लेकिन आपको सर्विसेज कनाडा वाली ही मिले, या तो फिर आप पाकिस्तान में उस तरह के जब टैक्स के कवानीन होंगे, और उसी तरह से अब कनाडा में 80% लोग टैक्स पे करते हैं जो वर्किंग है, ठीक है। पाकिस्तान में 17%, मेरा ख्याल है 2% लोग पर टैक्स पे करते हैं बाकायदा जो है।
तो ये नुकसान तो हैं। दूसरा देखें, पाकिस्तान में जहाँ पे आप रेमिटेंसेस की बात कर रहे थे, उसमें एक चीज बड़ी अहम है कि हमारे रुपीस के साथ जो हैजिंग है, जो रेट बुकिंग है, वो नहीं है। यहाँ से जो इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट करना चाहते हैं वो कहते हैं ठीक है हम इन्वेस्ट तो करेंगे लेकिन हमारे 15% रिटर्न भी मिल जाएगा फॉर एग्जांपल, लेकिन तब तक रुपया जो है हमारा 20% ही वैल्यू हो चुका होगा, तो उनको नुकसान होता है अल्टीमेटली इस चीज में। तो पाकिस्तानी बैंक्स को आपके थ्रू ये कोशिश गुजार करना चाहूंगा कि भाई आप हैजिंग की जो सर्विस है वो भी प्रोवाइड करें अगेंस्ट पाक रुपीज, और जो रेट फॉरवर्ड बुकिंग है उस चीज को आप करें कि ताकि लोगों को पता हो कि मेरी जो प्रॉपर्टी की एप्रिसिएशन है वो होगी और जो रुपए की डिवैल्यूएशन है वो मुझे इफेक्ट नहीं करेगी मेरी इस चीज को, क्योंकि हर पाकिस्तानी का दिल है मेरा पाकिस्तान में घर हो। क्योंकि जैसे अवैस भाई ने कहा कॉस्ट तो एक इशू है, लेकिन यहाँ पे जो प्रॉपर्टी है उसके टैक्स, उसकी मॉर्गेजेस, उसकी इंश्योरेंसेज, वो इट बिकम्स ऑलमोस्ट अ लायबिलिटी। लेकिन पाकिस्तान में अगर आपकी एक प्रॉपर्टी पड़ी हुई है पेड ऑफ, तो दैट्स रियली इज एन एसेट। तो हर एक की ख्वाहिश होती है कि पाकिस्तान में मैं घर लेके छोड़ दूं, यहाँ पे मैं जब भी जाऊं मैं वहाँ पे अपना स्टे कर। सही है। नॉर्मली पाकिस्तानियों की मैं वैसा आप इस पे कमेंट करना चाह रहे हैं, मैं आपसे सवाल भी इस पे करना चाह रहा हूँ, लेकिन मैं एक छोटा सा ब्रेक ले रहा हूँ, इफ यू अलाउ मी। मैं एक ब्रेक लेकर आ जाता हूँ, फिर आप इस पे बात कर लीजिएगा। हमारे साथ रहिए। दोबारा खुश आमदीद। वैसा आप इसमें कुछ ऐड करना चाह रहे थे, मेरा छोटा सा सवाल भी ले लीजिएगा कि प्रेफरेंसेस नॉर्मली क्या होती हैं जी? आपकी प्रेफरेंस क्या होगी जो इन्वेस्टमेंट के हवाले से है? क्या आप रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करना चाहेंगे या आप सेविंग्स की शक्ल में रखना चाहेंगे अपने पास अपनी जो इन्वेस्टमेंट को? जी बिल्कुल, देखें ये तो लोगों को बात समझ आ गई है कि अगर उनके पास कुछ पैसे पड़े हैं उनको सेविंग्स में रखने का कोई खास फायदा उनको हासिल नहीं होगा। तो वो एक दूसरे को देखते हैं कि लोगों की वेल्थ कैसे बढ़ रही है, और रियल एस्टेट जो है वो एक बहुत अहम उसका जरिया है वेल्थ बढ़ाने का। तो आज भी जो है वो कोशिशें यही होती हैं कि पाकिस्तान में जो है वो रेपुटेबल इदारे हैं, मिसाल के तौर पर DHA है, बहरिया है, दीगर और हैं, कि जहाँ लोगों को लगता है कि यार वहाँ पर हमारी शायद सेविंग्स प्रॉपरली मैनेज हो पाएंगी, तो आज भी वो वहाँ पे पैसा लगाना चाहते हैं। लेकिन हम ये देख रहे हैं यहाँ पर कि इसका रिवर्स इफेक्ट हो रहा है कि यहाँ से जो पाकिस्तान में इन्वेस्ट करने वाले हैं वो तो मसाइल वहीं के वहीं खड़े हैं, लेकिन उल्टा हम ये देख रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदर जो बिजनेसमैन है, जिनके पास पैसा है, जिनके पास वेल्थ है, वो यहाँ कनाडा में आके इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और वो यहाँ पे बड़ी आसानी से मिलियन डॉलर की, $2 मिलियन की प्रॉपर्टीज कैश पे बाय कर रहे हैं, और उनको यहाँ ना खौफ है ना खतर है। दूसरी जानिब हम ओवरसीज पाकिस्तानी जब उनको देखते हैं तो हम ये सोचते हैं काश हमें ये सहूलत हमारे मुल्क के अंदर मैसर आए। मैं समझता हूँ वकास साहब और सलमा साहब भी इससे इत्तेफाक करेंगी कि ये चीज हमें यहाँ पर देखने में नजर आ रही है। बिल्कुल सही है। देखिए वैस भाई, बिल्कुल आपने सही कहा। हमारा जो है ना, हमें वहाँ पे इंसेंटिव्स देने पड़ेंगे पाकिस्तान में। देखिए मैं जो हूँ वहाँ पली बड़ी, आई केम जॉब करते वहाँ पे आए, हम उधर के सिस्टम को समझते हैं, लेकिन आगे जो हमारी अगली जनरेशन है ना, जो यहाँ पैदा हुई है, अगर जाके उनको एक आध भी मसाइल वहाँ पे होगा ना, वो कहेंगे जी ठीक है हम तो वापस जाते हैं, हम यहाँ क्यों इन्वेस्ट करें जी। और दूसरा मैं थोड़ा सा इन लाइन रखना है जी। और सलमा साहब आपने जो बात की, असदुल्ला साहब, दूसरा उसमें ये कि अगर विरासत के इश्यूज भी है ना, तो अगर मिसाल के तौर पे हमारी कोई प्रॉपर्टी वहां मौजूद है, भाई बहनों में झगड़े हो गए, विरासत का हिस्सा भी नहीं मिल रहा, ये भी एक अलग टॉपिक है जिसमें जब हम कभी अपने बच्चों के साथ यहाँ बात करते हैं जो यहाँ पले बड़े, वो कहते हैं जी आई डोंट केयर, मुझे ना वहाँ 50 लाख चाहिए ना 1 करोड़ रुपया चाहिए, क्योंकि वो इतना घबरा जाते हैं जब हम उनको वहां के सिस्टम की बात बताते हैं। तो ये जो बात कर रहे हैं अगली जनरेशन, तो बहुत बड़ा गैप जो है वो पैदा होने जा रहा है। बिल्कुल ठीक बात है। अच्छा एक चीज़ मुझे और बताइए कि वो इसके बावजूद बहुत सारे लोग कनाडा आना चाहते हैं। आप अगर हम यहाँ लोगों से पूछें कि आप वो इमिग्रेशन के जो ख्वाहिश रखते हैं वो कहाँ जाना चाहते हैं, तो शायद उनकी टॉप प्रायोरिटी कनाडा होगी या ऑस्ट्रेलिया होगी या शायद एक और मुल्क की तरफ वो मूव करना चाहें। आप क्या कनाडा में इस अपॉर्चुनिटी के हवाले से कितने चांसेस को देखते हैं? मैं अगर आप में से कोई भी इस पर कमेंट करना चाहे, मैं सलमा साहिबा से चले स्टार्ट कर लेता हूँ। आपके ख्याल में आप क्या राय देंगे उन लोगों को जो ख्वाहिश रखते हैं वो कनाडा में की इमिग्रेशन ले लें और यहाँ पर आकर अपनी फैमिली के साथ यहाँ पर आ जाएं? आप ऐसे लोगों को क्या एडवाइस करती हैं? देखिए जी, मैं तो एडवाइस उनको लाइक कनाडा इज अ लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटी, और हम लोगों ने देखा है कि जी जो पाकिस्तानी कनाडा आए हैं, एंड वी सी वेरी सक्सेसफुल पीपल इन ऑल वॉक्स ऑफ लाइफ, वेदर इट इज बिजनेस प्रोफेशन और पॉलिटिक्स और डॉक्टर्स हैं, टीचर्स हैं, इन ऑल वॉक्स ऑफ लाइफ दे आर डूइंग गुड। एंड यहाँ पे कनाडा की जो सबसे बात जो मुझे पसंद है एज अ पेरेंट के, जो अपने 2 बच्चों को भी यहाँ पे लाइक ग्रो किया है, वो ये है कि भाई हम
यहाँ एज कैनेडियंस रह के अपने कल्चर को, अपने हेरिटेज को सेलिब्रेट कर सकते हैं और प्रिजर्व कर सकते हैं, जो ज्यादा ममालिक में नहीं अपॉर्चुनिटी है। अब आप देख ही रहे हैं कि दुनिया के क्या हालात हो रहे हैं, लेकिन कनाडा एक ऐसा मुल्क है जो हर कल्चर को यहाँ पे वेलकम करता है और आप इंटीग्रेट कर सकते हैं एज कैनेडियंस अपने कल्चर को प्रिजर्व करते हुए। तो आई थिंक इफ एनीवन वांट्स टू कम दे शुड explore this and there is a great potential here in Canada जिससे हम हमारे पाकिस्तानी जो हैं वो फायदा उठा सकते हैं। और वक़ार साहब इसके लिए चैलेंजेस क्या हैं? सर चैलेंजेस सबसे मैं पहली रिक्वेस्ट तो ये करना चाहूँगा कि ज़रूर आएँ, लेकिन बराए मेहरबानी दोस्तों या रिश्तेदारों से हेल्प लेने की बजाय अगर आप प्रॉपर वे जो कंसल्टेंट्स हैं, जो रजिस्टर्ड इमिग्रेशन कंसल्टेंट्स हैं, उनसे रब्ता करें, क्योंकि बहुत सारे मसाइल ये भी हैं कि जो पाकिस्तान में लोग बैठे हुए हैं, यहाँ पे लोगों के कहने पे हाँ जी ठीक है मैं आपको बुलाता हूँ, आप इतने पैसे फलाने अकाउंट में जमा करवा दो, और उसके बाद ये मसले पाकिस्तान में चलते रहते हैं। तो बराए मेहरबानी जो कैनेडियन इमिग्रेशन के साथ रजिस्टर्ड कंसल्टेंट्स हैं, आप उनसे रब्ता करें। ऑलमोस्ट 300 से ज्यादा कैटेगरीज, अगर मैं गलत नहीं हूँ, तो आप किसी ना किसी कैटेगरी में जरूर फिट होके आ सकते हैं अगर आपके में थोड़ी बहुत भी पोटेंशियल है। चांसेस बहुत हैं, लेकिन उसके लिए प्रॉपर वे जो है वो अख्तियार करें। आप ये कहीं सुनी बातों पे अमल करने के बजाय किसी को पैसे दे दें, कैश भिजवा दें, ऐसा ना करें। जो वकील हैं जो इमिग्रेशन का काम करते हैं और जो रजिस्टर्ड कंसल्टेंट हैं, सिर्फ उन्हीं से रब्ता करें। सही है। वैसे कनाडा की इमिग्रेशन लेना कितना आसान है, कितना मुश्किल है? देखें, अगर जैसे पिछले प्रोग्राम में भी हमने कहा था, अगर आप सही लोगों के साथ राब्ता करेंगे तो आपकी अगर चाबी आपके पास सही होगी तो ताला खुल जाएगा, लेकिन अगर आप गलत चाबी से ताला खोलने की कोशिश करेंगे तो काम नहीं होगा। ये जो बात आपने शुरू में की ऑस्ट्रेलिया और कनाडा के हवाले से, जब 20-22 साल पहले मैं भी इमिग्रेशन के लिए अप्लाई कर रहा था तो मैंने कनाडा का चुनाव क्यों किया? इसलिए नहीं किया था कि मेरे चचा ताया मामू यहाँ पे रहते थे। कनाडा का चुनाव इसलिए किया था, और ये शायद लोगों के लिए सहूलत का बाइस भी हो, कि देखिए कनाडा जो है वो नेक्स्ट टू अमेरिका है, 300 मिलियन की आबादी का मुल्क है। अगर आप ऑस्ट्रेलिया को देखें तो आप दुनिया के बिल्कुल दूर जाके एक इलाके में कट के रह जाते हैं। तो कनाडा उस हवाले से जो उसकी जोग्राफियाई लोकेशन है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है, लेकिन इंपॉर्टेंट ये है खास तौर पे वो लोग कि जिन्होंने इमिग्रेशन ली हुई, एंट्री की और पाकिस्तान जाके बैठ गए और तैयार नहीं है अभी तक मूव होने के लिए। तो उनके लिए दो पैगामात हैं। एक तो ये कि सबसे बड़ा इशू उनके लिए आता है लैंडिंग पॉइंट का। अगर वो यहाँ अच्छे लोगों को जानते नहीं हैं तो जब तक, मिसाल के तौर पे मैं कनाडा उतरा और उतरने के बाद लेट्स से मेरे ऐसे दोस्त मुझे मिले कि जो सारे टैक्सी चलाते थे, तो उन्होंने मेरे सामने कनाडा की ऐसी भयानक पिक्चर पेश की कि मैं एज अ डॉक्टर कभी यहाँ सेट ही नहीं हो सकता, और 4 महीने के बाद मेरे आप में भी टैक्सी का लाइसेंस है। तो ये बहुत जरूरी है कि आपका लैंडिंग पॉइंट क्या है और अपनी एक्सपेक्टेशंस को साथ रख के चलें कि देखिए हमारे यहाँ पे जबान भी और है, यहाँ लोगों का मजहब भी और है, वेदर भी और है, कल्चर भी और है। जहां से हम आ रहे हैं, जहां आ रहे हैं, वहां एटलीस्ट 6 महीने से 12 महीने वक्त को भी वक्त दें कि वो आपको समझे और आप वक्त को समझें। और बेसिक क्वालिफिकेशन क्या, रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन क्या है अगर कोई शख्स इमिग्रेशन लेना चाहता है? सूरत ये है जो हाई लेवल है, बाकी जो इसके एक्सपर्ट्स हैं वो बताएंगे। इस वक्त कनाडा की कोशिश है कि वो लोग जिनकी उम्र 35 साल या 35 साल से कम है वो उनके लिए प्राइम टारगेट है। तो उसके लिए जो हमारी वेबसाइट है गवर्नमेंट की, सलमा जाहिद साहब भी मौजूद है, cic.gc.ca, वहां पूरी इंफॉर्मेशन मौजूद है। एक जो है ना विजिट्स है उसको आप फुलफिल करें, वो आपको बता देगा कि आप क्वालिफाई होते हैं कि नहीं होते। उस सेट ऑफ क्वेश्चन से आप गुजरेंगे तो आपको इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, आपकी लैंग्वेज एबिलिटी, दीगर और मामला, तो आप अप्लाई करें। आजकल तो बल्कि बड़ी खुश अफजा बात यह है कि अगर आप क्वालिफाई करते हैं तो 6 से 12 महीने में आपकी इमिग्रेशन हो जाती है। पहले तो 4 साल 5 साल लगा। इसमें जो है बहुत ज्यादा डिफरेंट स्ट्रीम्स हैं। एक जो है वो एक्सप्रेस एंट्री की, द मोस्ट पॉपुलर वन इज एक्सप्रेस एंट्री। उसमें जो है आई थिंक पीपल हु आर लेस देन 32 years of age, they have a great chance। वो लोग 2 महीने के अंदर भी इधर आ जाते हैं इफ दे गेट क्वालिफाई, और अपना जो उनका स्कोर है वो कट ऑफ पॉइंट से ऊपर है तो उनकी बहुत जल्द हो जाती है। क्योंकि जैसा आप 32 से ऊपर होते हैं तो एवरी बर्थडे आपके 10 पॉइंट्स कट हो जाते हैं। तो 32 और अंडर उसके लिए बहुत पोटेंशियल है। इसके अलावा देयर आर अदर स्ट्रीम्स जिस तरह नॉर्दर्न रूरल प्रोग्राम्स हैं, पायलट प्रोजेक्ट्स हैं। अगर आप, क्योंकि हमारे कई दफा लोग जो है ना वो सिर्फ समझते हैं कि जी पाकिस्तान से जाना है तो सिर्फ टोरंटो ही जाना है या मॉन्ट्रियल चले जाना है। इधर बहुत सारी रूरल और जो है ना कम्युनिटीज में, नॉर्दर्न कम्युनिटीज में देयर आर लॉट ऑफ डिफरेंट स्ट्रीम्स, पायलट प्रोजेक्ट्स उसके अंदर कर सकते हैं। अटलांटिक कनाडा में देयर इज अ पायलट प्रोजेक्ट जिसमें, क्योंकि अटलांटिक कनाडा में जो है वो डेथ रेट इज हायर देन द बर्थ रेट, सो दे रियली नीड पीपल
टू डू ऑल दोज जॉब्स। तो इसलिए पोटेंशियल टोरंटो से बाहर भी है। हमारे लोगों को चाहिए कि वो मुख्तलिफ प्रोविंसेस में भी देखें और उसको भी एक्सप्लोर करें। इसके अलावा स्किल्ड लेबर में भी बहुत चांसेस हैं जी। तो इसमें कोई ऐसी वो नहीं है कि भाई एक क्वालिफिकेशन है डिफरेंट। अगर फर्ज करें कि ये रूरल एरियाज में काफी नॉर्दर्न एरियाज के जो पायलट प्रोजेक्ट्स हैं, अगर आप उसमें जॉब ओपनिंग्स देखें, कुक्स के लिए हैं, प्लम्बर्स के लिए हैं, तो उसमें भी अपॉर्चुनिटीज हैं। डिफरेंट प्रोफेशंस में अपॉर्चुनिटीज हैं। बिल्कुल सही है जी। वैसा आप कुछ कह रहे थे? मैं बस ये कह रहा था कि जिस तरह हम पहले भी बात की थी कि हमारे असल में चूंकि हर चीज झटपट होनी देखना चाहते हैं, हम तवज्जो देते नहीं है, रीड नहीं करते, पढ़ते नहीं, और लाइन में लगने से हमें जो है ना लाइन में लगने की आदत नहीं है। तो ये जितनी बातें सलमा जाहिद साहिबा ने की, या अगर ये जो प्रोग्राम्स हैं इसमें सब्र के साथ आपको अप्लाई करके लाइन में लगना होगा, लेकिन हम चाहते हैं लाइन में लगे बगैर सारे काम हो जाएं। तो ये मैं चाह रहा था कि जो हमारे नाज़रीन है वो इस बात पे बगौर तवज्जो दें कि इसको इवेल्युएट करें और क्वालिफाइड लोगों के पास जाएं और लाइन में लग के सब्र के साथ अपना वक्त जो है वो गुजारें। वकास साहब कुछ आप ऐड करना चाहेंगे इसमें? जी, मैं एक पॉइंट बताना चाहूंगा कि जो सबसे फेवरेट कैटेगरी है और जो मेरी नज़र में सबसे आसान कैटेगरी है, मैं कोई इमिग्रेशन कंसल्टेंट तो नहीं हूँ, लेकिन जो देखते सुनते हैं वो ये है कि अगर आपका बच्चा ग्रेड 8 या 9 में पढ़ रहा है या हाई स्कूल में जा रहा है, मैट्रिक पास करने वाला है, तो स्टूडेंट बहुत फेवरेट कैटेगरी है कनेडियन गवर्नमेंट के लिए भी, कि एक तो वो सबसे आसानी से आ सकता है, सबसे कम खर्चे में आ सकता है, और मोस्टली जो लोग आना भी चाहते हैं वो बच्चों के फ्यूचर के लिए आना चाहते हैं। तो आप अपने बच्चे को भेजें एज ए स्टूडेंट। वो 2 या 3 साल की जब यहाँ पे अपनी एजुकेशन मुकम्मल करेगा, 2 साल का वर्क परमिट लेगा, उसके बाद उसको रेजिडेंसी मिल जाएगी, उसके बाद अपनी सिटीजनशिप लेके आपको और बाकी फैमिली को भी स्पॉन्सर कर सकता है। और उसके पास एक टाइम है जब तक वो यहाँ रहेगा, कमाएगा, खाएगा, कैनेडियन इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट करेगा, आप लोगों को स्पॉन्सर करेगा। तो दूसरी कैटेगरी के साथ स्टूडेंट कैटेगरी, और इसके लिए मैं खराज तहसीन पेश करना चाहूंगा हमारे जो मेंबर पार्लियामेंट है सलमा जाहिद साहबा, इकरा खालिद साहबा, इन्होंने बड़ा काम करके पाकिस्तान को उन लिस्ट में करवाया है जिसमें स्टूडेंट डायरेक्ट स्ट्रीम में स्टूडेंट जल्दी आ सकते हैं और बड़ी आसानी से आ सकते हैं। तो इस चीज से हमें फायदा उठाना चाहिए। जितनी मेहनत से इन्होंने ये काम करवाया है, यकीन करें उतना अच्छा रिस्पांस को पाकिस्तान से नहीं मिला जितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ने उसमें अप्लाई किया है। हमारे पड़ोसी ममालिक के जो स्टूडेंट्स हैं वो धड़ाधड़ यहाँ पे आ रहे हैं और उससे फायदा उठा रहे हैं, लेकिन हमारे जो स्टूडेंट्स हैं वो इस चीज से फायदा नहीं उठा रहे। वकास भाई ने बहुत अच्छा पॉइंट रेज किया। स्टूडेंट्स को जो है ना कनेडियन गवर्नमेंट रियली वो जो है वो इधर लाना चाहती है। इट्स अ बिग टैलेंट, और हमारे जो स्टूडेंट्स हैं वो बहुत केपेबल हैं। दे कैन कम्पीट एंड गेट एडमिशंस इन यूनिवर्सिटीज हियर। और डायरेक्ट स्टूडेंट स्ट्रीम जो ये लास्ट ईयर से शुरू हुई है, इसके तहत उनकी वीजा प्रोसेसिंग बहुत जल्दी लाइक विद इन 2-3 मंथ्स हो जाती है। इसलिए ये हमारे स्टूडेंट्स को चाहिए कि भाई वो एक्सप्लोर करें इधर के यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस के प्रोग्राम और एडमिशन लेके डायरेक्ट स्टूडेंट स्ट्रीम के तहत अप्लाई करें। यहाँ पे जब वो रहेंगे एज अ स्टूडेंट तो दे कैन काउंट अप टू 1 year maximum for every day spend half a day towards their residency period। वो जो 3 साल की रेजिडेंसी उनको करनी होती है in order to get Canadian citizenship, they can count 1 year towards their residency also। और जैसे ही उनकी एजुकेशन कंप्लीट होगी they will get a work permit, और उस वर्क परमिट के दौरान अगर उनको अपनी फील्ड में जॉब मिल जाती है तो they can directly apply for PR। It's okay। an excellent program, a great pathway to citizenship। तो हमारे वो स्टूडेंट्स जो इस वक्त क्योंकि हमारे पाकिस्तान में बहुत सारे स्टूडेंट्स ओ लेवल्स ए लेवल्स कर रहे हैं, उनको डायरेक्ट ए लेवल्स के बाद इधर यूनिवर्सिटीज में एडमिशन मिल सकता है। राइट जी। उनको डेफिनेटली ये चीज एक्सप्लोर करनी चाहिए। एंड देन आफ्टर दैट अगर वो यहाँ आते हैं तो दे कैन स्पॉन्सर देयर पेरेंट्स एंड ग्रैंड पेरेंट्स अंडर द ये पेरेंट्स ग्रैंड पेरेंट्स कैटेगरी कोटा। वो उनको पेरेंट्स को भी यहाँ पे बुला सकते हैं। वंस दे गेट अ जॉब एंड दे गेट देयर PR, दे कैन स्पॉन्सर देयर पेरेंट्स, दे कैन स्पॉन्सर देयर सिबलिंग्स अंडर द एज ऑफ 21। राइट जी। मैं एक छोटा सा ब्रेक ले और फिर ब्रेक के बाद वापस आते हैं, कुछ और चीज़ों पे बात करते हैं। हमारे साथ रहिए। दोबारा आपको खुशामदीद कहते हैं। वकास साहब, मुझे ये बताइए कि कनाडा में बिजनेस करने के लिए किन बातों का बुनियादी तौर पर ख्याल रखना पड़ता है? कनाडा में बिजनेस करने के लिए सबसे पहले तो देखें, पाकिस्तान की निस्बत कनाडा में बिजनेस में बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, क्योंकि वहाँ पे आपको बहुत सारे वसाइल ऐसे मौजूद होते हैं जब आपको मैन पावर बड़ी आसानी से मिल जाती है। तो यहाँ पे जो शुरू में जब आप आए तो आप यही कोशिश करें कि मैन पावर वाले बिजनेस में आप ना ही पड़े। आप यहाँ सर्विस बेस्ड इंडस्ट्री जो है वो ज्यादा कामयाब रहती है। और जहाँ तक इन्वेस्टमेंट की बात है, जो नए इमिग्रेंट्स आते हैं वो आके इन्वेस्टमेंट तो यहाँ कर लेते हैं, कीपिंग इन द थिंकिंग कि जी पाकिस्तान में देखें बिजनेस फेलियर बहुत कम है।
क्योंकि आबादी इतनी ज्यादा है, कंज्यूमर इतना ज्यादा है कि बिजनेस किसी ना किसी तरह से चलता रहता है। लेकिन कनाडा में आबादी कम होने की वजह से, कंपेटिटिव मार्केट होने की वजह से और बिजनेस अपॉर्चुनिटीज किसी ने भी स्टार्ट करना है तो वो बहुत ज्यादा कंपटीशन की वजह से उस तरह से इतना आसान नहीं है कनाडा में बिजनेस करना। तो बेहतर है आप जब यहाँ आए तो अपनी फील्ड को पहले तो अपनी एजुकेशन अपग्रेड करें और उसके बाद उसमें थोड़ी सी जॉब करके तजर्बा हासिल करने के बाद 1-2 साल के बाद अगर आप बिजनेस की फील्ड में आते हैं तो ज्यादा बेहतर रहेगा। बजाय इसके कि आप, क्योंकि मोस्टली जब हमारे पाकिस्तानी अरब कंट्री से भी आते हैं तो वहाँ भी नुकसान नाम की चीज उन्होंने सुनी नहीं होती, तो वो वहाँ पे एक मार्केट चली जा रही है, प्रॉफिट आए जा रहे हैं, वो काम कर रहे हैं। यहाँ आके जब वो इन्वेस्ट करते हैं तो उनको बहुत सारे मसाइल का सामना करना पड़ता है जो उन्होंने देखे नहीं होते। तो बेहतर होता है अगर आप जॉब कर लें एक दफा, उसको देख लें, उसके बाद उसी चीज में अपना बिजनेस एक्सप्लोर करें, एक्सपेंड करें तो वो ज्यादा बेहतर है। किस तरह की नॉर्मली जॉब ऑप्शंस वैसा भी यहाँ पर लोगों के लिए होती हैं, पाकिस्तानियों के लिए जो न्यू कमर्स हैं? देखें, न्यू कमर्स का जिस तरह सलमा जाहिद साहब ने पहले कहा कि कैनेडियन एक्सपीरियंस एक बहुत बड़ा जो है वो रुकावट बनती है, लेकिन डिपेंड करता है आपकी फील्ड के। हमने ऐसा भी देखा है कि बहुत सारे ऐसे ट्रेड्स हैं, खासतौर पे आईटी के हवाले से या कुछ और ऐसे एरियाज हैं कि जो कि ग्लोबली ट्रांसफरेबल हैं, कि जिसके अंदर अगर कैनेडियन एक्सपीरियंस नहीं भी है तो आपके पास वो स्किल्स मौजूद है जिसकी यहाँ शॉर्टेज है तो आपको जॉब मिल जाती है। लेकिन अगर चे कि आपके पास ऐसी कोई क्वालिफिकेशन है जिसके लिए यहाँ का फिर लाइसेंस लेना पड़ेगा, 2-3 एग्जाम्स आपको देने पड़ेंगे, तो वो एक अलग चैलेंज है। इन तमाम चीजों को अगर हम जरा देर साइड पे रखें तो दूसरी जानिब बहुत सारे ऐसी जॉब्स हैं जिनको अमूमी तौर पे हम ऑड जॉब्स कहते हैं, लेकिन उससे भी लोग, देखिए यहाँ पे पॉइंट ये जो वकार साहब ने कहा कि सिस्टम को समझना बहुत जरूरी है कि अगर आप घर बैठे रहे साल भर और आपने कोई नौकरी ही नहीं की, चूंकि आपको आपके क्लास की नहीं मिल रही, तो आपको सिस्टम को अंडरस्टैंड करने के लिए जो भी मिलता है आप करके आगे बढ़े, क्योंकि ये हमारा ईमान है कि एक दरवाजा किसी और दरवाजे का खुलेगा, 4 नए लोगों से आप मिलेंगे, नए रास्ते आपको पता चलेंगे, लेकिन हिम्मत ना हारें और अपनी एफर्ट जो है वो जारी रखें। अच्छा, एक चीज़ अभी जो वकार साहब आप ही कह रहे थे कि जो पेरेंट्स या जो ग्रेड 9 के स्टूडेंट्स हैं उनको ज़्यादा इनवाइट किया, उनके लिए आसान, ये आप समझ लेंगे कि कैटेगरी ज़्यादा आसान है, तो लेकिन आम तौर पे पेरेंट्स का ये खदशा रहता है कि एक बच्चा जो इतना मैच्योर नहीं है एज के एतबार से, वो कैसे सर्वाइव करेगा, उसके लिए चैलेंजेस होंगे, स्पेशली जब वहाँ पे कोई रिलेटिव्स मौजूद ना हो। तो आपके ख्याल में ऐसे पेरेंट्स जो इनके दिमाग में ये चीज़ें चल रही हों, उनको आप क्या कहेंगे कि कितना चैलेंजिंग है छोटे बच्चों के लिए? छोटे बच्चों से मुराद मेरी जाहिर है यंग लोगों के लिए जिनका उतना एक्सपोजर नहीं होता, तो क्या चैलेंजेस होते हैं उनके लिए? देखिए, यहाँ 16 एंड अबव स्टूडेंट की हम बात कर रहे हैं। जी। कनाडा अल्हम्दुलिल्लाह इज अ वेरी सिक्योर कंट्री, वेरी सेफ कंट्री। यहाँ पे सिस्टम डिजाइंड है, यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस जहाँ पे उनके एडमिशन होंगे वो आपको ईच एंड एवरी स्टेप पे गाइड करते हैं। पाकिस्तान बैठे ही ऐसे मैंने स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने पाकिस्तान अपने घर में बैठे बैठे अपने तमाम के तमाम मसाइल जो है वो हल किए कि हमने जाना कहाँ है, एयरपोर्ट से कैसे जाना है, पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, कोई ऐसा मसला नहीं है। मतलब जो भी स्टूडेंट पाकिस्तान इज अ मोर चैलेंजिंग कंट्री एज कम्पेयर टू कनाडा। तो जो स्टूडेंट वहाँ पे अपनी बाहर निकलता है, अपने काम काज कर लेता है, तो कनाडा में वो बड़ी आसानी से एडजस्ट कर सकता है। और कनाडा में न्यू इमिग्रेंट्स को वेलकम करने के लिए एक सिस्टम मौजूद है, स्टूडेंट्स को वेलकम करने के लिए एक स्टूडेंट मौजूद है, पूरी एक इंडस्ट्री है यहाँ पे। ऐसा हम उसको पाकिस्तान के कॉलेजेस और यूनिवर्सिटी से कंपेयर कर रहे होते हैं कि यहाँ पे यूनिवर्सिटी का काम सिर्फ फीस लेना है और आपका काम कॉलेज पहुँचना है। यहाँ पे जो यूनिवर्सिटीज हैं उनकी स्टूडेंट काउंसिल या जो दूसरे स्टाफ भी हैं वो आपको पूरा गाइड करते हैं, आपने आना है, कहाँ रहना है, कितना आपका रेंट होएगा, कितनी दूर आप होंगे, कैसे आप कम्यूट कर सकते हैं यूनिवर्सिटी पे, कैसे आपकी अगर आपको यूनिवर्सिटी हॉस्टल में जगह मिल गई है, वेल एंड गुड, वरना आपको कितनी दूर जगह मिल रही है, उसका वहाँ से आपने कैसे कम्यूट करना है, क्या मसाइल होंगे, तो सारी चीजें आपको गाइड कर दी जाती हैं। देयर आर नो सरप्राइजेस। तो बच्चा बड़ी आसानी से हमने देखा है, जिनके रिलेटिव्स मौजूद होते हैं, हमारे जानने वाले बच्चे यहाँ आए हैं, वो टोरंटो एयरपोर्ट पे लैंड किए, उन्होंने मैं फोन किया, लेकिन उन्होंने कहा जी मेरी अगली फ्लाइट आगे रेजाइना की है जो 2 घंटे बाद की, मैं सीधा वहां जा रहा हूँ। आज तक हमारा उनसे फोन पे राब्ता जरूर है, लेकिन उन्होंने हमसे कभी ना कोई हेल्प मांगी है, ना कुछ इस तरह के काम किए हैं, वो अपना खुद ही उसको मैनेज कर रहे हैं। तो यहाँ पे सिस्टम मौजूद है, उसमें पेरेंट्स को परेशान होने की जरूरत नहीं है। सही, बहुत फ्रूटफुल डिस्कशन रही आप सबके साथ और आई एम श्योर कि बहुत सारे लोगों की रहनुमाई हुई होगी और कुछ ऐसी चीज़ें जिनको आप प्रॉब्लम्स कहते हैं, इश्यूज़ कहते हैं, उनको समझने में मदद मिली होगी। और जाहिर है इस प्लेटफॉर्म से हम आइंदा भी ऐसे इश्यूज़ पर आवाज़ उठाते रहेंगे। जी वैसे असदुल्लाह खान साहब, मैं आपकी इजाज़त से एक पॉइंट ऐड करना चाहूँगा। कीजिए जी। पहुँचाने की बात कर रहे हैं, एक जो मसला है पाकिस्तान से आउटवर्ड रेमिटेंस का, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा रोड ब्लॉकर है फॉरेन इन्वेस्टमेंट के लिए, आम लेमैन के लिए। बड़ी कंपनीज के लिए तो शायद ये इतना बड़ा मसला ना हो,
लेकिन जब आपने पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट कर दी, जब वो इन्वेस्टमेंट मैच्योर होती है तो जाहिर है आप उसको अपने पैसे को अपने पास ही रखना चाहते हैं, आप वापस कनाडा लाना चाहेंगे। लेकिन जब पाकिस्तान से आप आउटवर्ड रेमिटेंस करना चाहते हैं तो इट बिकम्स अ नाइटमेयर। तो गवर्नमेंट को चाहिए आपके तवज्जुह से हम मकाम बाला तक ये बात पहुंचाना चाहेंगे कि आउटवर्ड रेमिटेंस को भी आसान बनाया जाए, ताकि ये लोग, एक तो इनको ये पहली बात तो ये परेशानी ना रहे कि मैं जब इन्वेस्ट करूंगा मेरी इन्वेस्टमेंट मैच्योर होगी तो मैंने वापस कैसे लानी है। सेकेंडली, यही पैसा जब बैंक ब्लॉक करते हैं, जब उसको मुश्किल करते हैं, तो यही पैसा लोग निकलवा के हवाला डीलर्स को देते हैं कि ये मुझे मेरे पैसे कनाडा दे दें। तो ये दोनों चीजों को आप खत्म कर सकते हैं। एक तो पैसा हवाला डीलर्स के, हुंडी वालों के हाथ में नहीं जाएगा। सेकेंडली, जो इन्वेस्टर है वो ज्यादा कंफर्टेबल फील करेगा कि वहां से पैसा वापस लाना भी इतना ही आसान है। तो इसके लिए भी, और वो मुस्तकबिल की आने वाले दिनों की मजीद इन्वेस्टमेंट्स के लिए रास्ता खोलेगा। जाहिर है उसकी अगर वो मैच्योर हुई है, उसका कॉन्फिडेंस बढ़ा है तो दोबारा भी पाकिस्तान में इन्वेस्ट करेगा। बहुत शुक्रिया उवैस साहब आपका, वकास साहब, सलमा जाहिद साहबा प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।